This is my student support system. Keep watching, keep learning. ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम मिडवाइफरी की क्लास में डिस्कस करेंगे जो हम पहले लास्ट टॉपिक किया था इसमें कि कॉमन एलिमेंट्स इन प्रेगनेंसी, है ना। प्रेगनेंसी के दौरान जो नॉर्मल समस्याएं आती हैं वो क्या हैं और उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास अर्ली प्रेगनेंसी में वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, ये क्या होती है और इसका क्या मैनेजमेंट होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो अर्ली प्रेगनेंसी है उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूरी प्रेगनेंसी में भी किसी भी टाइप की वेजाइनल ब्लीडिंग एक प्रकार का रेड साइन है। ठीक है ना, एक प्रकार का रेड साइन है, रेड फ्लैग है, आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है। ठीक है, कुछ केसेस में जो अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होगी तो उसमें कोई भी एक्शन या एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सावधान रहना है, मॉनिटरिंग करनी है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें इवन एबॉर्शन तक हो सकता है, सर्जरी करने की आवश्यकता, डीएनसी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है ना, तो मुख्य रूप से अर्ली प्रेगनेंसी में जो डिसऑर्डर हैं वो हम देखेंगे, लिस्ट बनाई तो हमारे पास आता है एक तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, दूसरा आता है सर्वाइकल इक्ट्रोपियन, तीसरा आता है सर्वाइकल पॉलिप्स, चौथा आता है सर्वाइकल कैंसर, उसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और एक आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है? ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। ठीक है ना, कई बार होती है, कई बार नहीं भी होती, कई बार इतनी कम होती है कि पता भी नहीं चलता लेडी को, और कई बार स्पॉटिंग आ जाती है। ठीक है, ये वेजाइनल स्मॉल वेजाइनल ब्लीडिंग यानी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। स्मॉल वेजाइनल ब्लीड कैन अकर व्हेन द ब्लास्टोसाइट एम्बेड इन द एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो जब जो एम्ब्रियो बनेगा वो कहाँ पर अपने जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में, और वहाँ से आगे आके धीरे धीरे वो डेवलप होता रहता है, और जो यूट्रस है उसकी जो एंडोमेट्री में वहाँ पर उसको एम्बेड होना होता है, इम्प्लांट होना होता है। अब जब वो इम्प्लांट होगा तो जो मैटरनल जो प्लेसेंटा डेवलप होगी, उनका ब्लड आपस में जब मिल रहा होगा, प्लेसेंटा डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो जो माइन्यूट जो कैपिलरीज हैं वो कई बार ब्लीड कर जाती है। ठीक है ना, तो उसमें कुछ कई बार कम भी हो जाती है क्योंकि उसको अंदर उसमें जुड़ना होता है ना, तो उस समय थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार नए के बराबर होती है और कई बार इतनी आ जाती है कि लेडी को पता लग जाता है कि ये जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वैसी कुछ ब्लीडिंग उसमें हो जाती है। ठीक है, दिस यूजुअली अकर 5 to 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के सब 5 से 7 दिन में ये एम्बेडमेंट होता है, इम्प्लांटेशन होता है, और उस समय ये ब्लीडिंग थोड़ी सी हो जाती है। ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ ब्लीडिंग इज हार्मलेस। और ये ब्लीडिंग क्या है? हार्मलेस है, बिल्कुल नॉर्मल ही है, कोई भी उसमें स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। बट कई बार इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि मिडवाइफरी पॉइंट ऑफ व्यू से, गायनी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट ये कर देती है। सम टाइम इफ द डेट ऑफ ब्लीडिंग इज सेम एज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है ना, तो मान लो जो मेंस्ट्रुएशन की डेट है वो पिछली बार की उसको याद नहीं, और अब थोड़ी सी ब्लीडिंग आई तो उसने इसको मेंस्ट्रुअल डेट समझ लिया। अब आगे जब वो लेडी जाएगी गायनी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो ये वाली डेट बता देगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ईडीडी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसका 15-20 दिन पहले आया था और अब ये और आया तो उसने इसको एलएमपी मान लिया। ठीक है ना, तो ये एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अगर ये अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा हो तो ईडीडी में कन्फ्यूज़न आ सकती है, अदरवाइज वैसे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो नॉर्मली हार्मलेस है। अब सेकंड एक आता है सर्वाइकल इक्ट्रोपियन। ठीक है, सर्वाइकल इक्ट्रोपियन एक ऐसी टर्म है जो नई टर्म है, पुराने टाइम में इसको हम सर्वाइकल इरोजन बोलते थे, है ना। तो सर्वाइकल इरोजन भी आपके एग्जाम में आ सकता है और इक्ट्रोपियन भी आ सकता है।
ठीक है। तो सोइल इरोजन क्या है या एक्ट्रोपियन क्या है? इट इज रेफर्ड एज समटाइम रेफर्ड एज इरोजन वेयर द ब्लीडिंग इज सीन एट द सर्विक्स लेवल। ठीक है ना, ब्लीड कहाँ से हो रहा होता है? सर्विक्स लेवल से हो रहा, ठीक है। अंदर जो इम्प्लांटेशन हुआ है वो सब सही हो गया, डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, और सर्विक्स से थोड़ी सी ब्लीडिंग आ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, तो सर्वाइकल जो इरोजन होगा या सर्वाइकल एक्ट्रोपियन होगा, उसको सिंपल इस वे में हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब ब्लीडिंग का सोर्स सर्विक्स लेवल पे हो तो उसको हम सर्वाइकल इरोजन या सर्वाइकल एक्ट्रोपियन कहेंगे, ठीक है। ये क्या होता है? ये वैसे तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का एक प्रोसेस होता है, बट कई बार वो ब्लीड कर जाता है। अगर ब्लीड नहीं करे तो वो नॉर्मल है। क्या होगा कि द नंबर ऑफ कोलमनर एपिथेलियम सेल्स इन द सर्वाइकल कैनाल इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के दौरान जो पूरी एंडोमेट्रियम है उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है ना। उसमें वो जो एम्ब्रियो आ रहा होता है उसको इम्प्लांटेशन के लिए जगह बन रही होती है ना, उसी दौरान वो जो डेवलपमेंट है वो कई बार एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है ना। कहाँ तक एक्सटेंड कर जाता है? सर्विक्स तक, और वो पूरा रेडिश हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होगी उसको हम एक्ट्रोपियन कहेंगे। ये नॉर्मली काफ़ी केसेज में देखी जाती है, ठीक है। दीज सेल्स एक्सटेंड बियॉन्ड द वेजाइनल सरफेस ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। तो वैसे तो क्या है कि ये अंदर तक ही रहना चाहिए, बट कई बार ये जो रेडनेस है और ये जो सेल्स हैं वो बाहर तक आ जाती हैं, ठीक है ना। और अब ये जो सेल्स बनी है इनमें बहुत ही ज़्यादा वेस्कुलरिटी होती है। वेस्कुलरिटी मतलब कैपिलरीज बहुत ज़्यादा हैं, ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो किसी भी कारण से ब्रेक हो सकती है, ठीक है। और जैसे ही वो ब्रेक होगी वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इनिशियली जब तक ब्लीडिंग नहीं होती है तब तक ये डार्क रेड अपीयरेंस इसकी होती है, बट जब ब्लीडिंग होगी तो यहाँ से ये ब्लीड कर जाएगा। बट अगेन ये भी हार्मलेस होगा, बट जब अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होगी तो लेडी को थोड़ा ये शौक लगेगा कहीं क्यों हुआ, कहीं अबॉर्शन तो नहीं हो गया, तो फिर वो हमसे सलाह लेने आएगी, तो आप उनको जांच के बाद क्लियर कर सकते हैं कि ये क्या हुआ होगा, ठीक है। एज दिस एरिया इज वेस्कुलर, अब ये बहुत ही ज़्यादा वेस्कुलर है, रेडिश है, एंड जो सेल्स होती हैं उसके अंदर वो सिंगल लेयर की होती हैं, है ना। क्योंकि जहाँ पर भी किसी चीज़ को रिसीव करना है या कोई ट्रांसपोर्ट आदान प्रदान करना है गैसेज वगैरह का, तो वहाँ पर सिंगल लेयर की सेल्स होती हैं। तो ये भी एक बिल्कुल सिंगल लेयर की सेल है, तो ये काफ़ी फ्रेजाइल होती हैं और कभी भी ये टूट सकती हैं, ठीक है ना। पढ़ना है तो टाइम से आया करो ना, ठीक है। और ये कई बार स्पॉन्टेनियसली ब्रेक हो जाती है। स्पॉन्टेनियसली मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के, आप चलते फिरते अचानक ही, है ना। या कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके दौरान भी ये ब्रेक हो सकती हैं, ठीक है, और ब्लीडिंग हो जाएगी। अगेन दिस कंडीशन इज ऑल्सो हार्मलेस, कोई भी इसमें नुकसान नहीं है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, जितना ब्लड उन कैपिलरीज में होता है वो निकल जाता है और फिर वो वापस हील हो जाती है, ठीक है। एंड द एक्ट्रोपियन रिवर्ट्स बैक टू द नॉर्मल सर्विक्स ड्यूरिंग द परप्यूरियम, तो वो रेडिश तो रहेगा अप टू डिलीवरी, उसके बाद भी, और परप्यूरियल पीरियड में वो वापस ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सर्वाइकल एक्ट्रोपियन पे शॉर्ट नोट आ सकता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है ना। और कई बार थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है विद नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल पॉलिप्स, ठीक है। सर्वाइकल पॉलिप्स क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल वेस्कुलर पेडंकुलेटेड ग्रोथ्स ऑन द सर्विक्स, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी ग्रोथ होती हैं जिनके पेडंकल लगा होता है। पेडंकल मतलब कि थोड़ा सा एक स्टाक होता है और बाद में ये ग्रेप्स की तरह से फूला हुआ होता है ना। इस प्रकार की जो आउट ग्रोथ है वो बन जाती है सर्विक्स के ऊपर, ठीक है। अब वैसे तो अगेन ये भी हार्मलेस है, बट इनमें भी वेस्कुलरिटी होती है, वेसल्स होती हैं। अगर ये टीयर हो जाए तो फिर ब्लीडिंग इसमें हो जाएगी, ठीक है ना। ये सर्विक्स के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पर है। हाँ, उस समय भी दिक्कत देगी, हाँ, पर इतने बड़े नहीं होते हैं क्योंकि जब वो
डिलीवरी टाइम तो फैल जाएगा ना, तो जगह बन जाएगी, है ना, सर्विक्स बड़ा हो जाएगा, तो जो होल है वो बड़ा हो जाएगा ना। बट अर्ली प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम कर सकता है। ये जो पॉलिप्स बनते हैं, दीज पॉलिप्स कंसिस्ट ऑफ स्क्वेमस एंड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स ओवर ए कोर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज अगेन रिच विद द ब्लड वेसल्स। अब इसमें भी ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द पॉलिप में कॉज वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है ना, और ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली वो चलता रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी को एम्ब्रियो को कोई प्रॉब्लम नहीं है अंदर, बट सर्विक्स के बाहर ये है, तो जब ये टीयर होगा उस समय ब्लीडिंग होगी, है ना। नॉर्मली सर्वाइकल पॉलिप रिक्वायर नो ट्रीटमेंट, ठीक है, बट इफ द ब्लीडिंग अकर्स एंड ब्लीडिंग इज सीवियर, तो उसमें हमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। दीज पॉलिप्स कैन बी रिमूव्ड इन ओपीडी, ठीक है ना, कोई एडमिट होने की जरूरत नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट में वहाँ ओपीडी में जाएंगे और वो एक सिंपल ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है और वो पॉलिप्स निकाल के भेज सकते हैं। इट इज़ द बायोप्सी इज समटाइम डन। अब जब पॉलिप्स निकालेंगे तो साथ में बायोप्सी भी करेंगे, ठीक है ना। बायोप्सी क्या होती है, व्हाट इज बायोप्सी? बायोप्सी का आइडिया नहीं है, बहुत गलत बात है। हाँ, सिर्फ बोन मैरो नहीं, प्रॉपर बायोप्सी की बेटा ये तो फर्स्ट ईयर में होना चाहिए आप लोगों का। इसीलिए कहता हूँ कि क्लास में है ना, आप लोग अटेंटिव बैठा करो, क्योंकि बायोप्सी मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने आपको फर्स्ट ईयर में मैंने खुद ने बताई है, ठीक है ना। बायोप्सी, यस, हाँ, बायोप्सी इज ए प्रोसीजर फॉर टेकिंग टेस्ट फ्रॉम एनी टिश्यू, ठीक है ना। कोई भी जो टिश्यू है उसका कोई पार्ट लेकर और उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक और सेलुलर इन्वेस्टिगेशन होती है, दिस इज नोन एज बायोप्सी। तो ये किसी की भी हो सकती है, जैसे उन्होंने बोला था बोन मैरो की, तो बोन मैरो को लेके वो एक टिश्यू है उसकी जांच करवाएंगे तो वो बोन मैरो बायोप्सी हो गई। लीवर का कोई टिश्यू लेके काट के उसको भेज दिया तो वो लीवर बायोप्सी हो गई। इन द सेम वे ये जो पॉलिप्स हम रिमूव करेंगे इसका भी एक टुकड़ा काट के हम जांच के लिए भेजेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या है, सेलुलर जांच होती है उसकी माइक्रोस्कोपिकली। तो सेलुलर जांच में पता लग जाएगा कि वो जो सेल हैं कहीं वो कैंसरस सेल तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो पॉलिप होते हैं कहीं भी वो प्रीकर्सर बन सकते हैं कार्सिनोमा का, ठीक है ना। प्रीकर्सर मतलब उससे पहले की कंडीशन कि वो कैंसर सेल में कन्वर्ट कब हो जाए पता नहीं चलेगा, है ना। तो उसकी जांच करवाएंगे, यदि वो कैंसरस है तो फिर एक अगेन अलर्टनेस आ जाएगी कि हमें ये हाई रिस्क टाइप की प्रेगनेंसी हो गई, सावधानी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल प्रोसीजर है, बट अगर मान लो उसका हमने बायोप्सी करवाई, जांच करवाई और अगर वो कार्सिनोमा निकला तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ज़्यादातर केसेज में ये बेनाइन होता है। बेनाइन मीन्स नॉर्मल, जो कैंसरस नहीं हो। अगर कैंसरस नहीं हो तो उसको बेनाइन ट्यूमर कहेंगे या ग्रोथ कहेंगे, और जो कैंसरस है उसको क्या कहेंगे, मैलिग्नेंट ग्रोथ कहेंगे, है ना। एज इन रेयर केस दे कैन हार्बर प्री कैंसरस सेल, कभी कभी प्री कैंसरस सेल्स भी हो सकती हैं और उसका हमें पता कब चलेगा, बायोप्सी से, ठीक है। अब बायोप्सी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना, कोई भी पूछे तो बता दोगे ना कि बायोप्सी क्या होती है। अब आता है कार्सिनोमा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो लीडिंग कॉज प्रेगनेंसी में है वो है कार्सिनोमा। नॉर्मली इन प्रेगनेंसी के दौरान अगर कार्सिनोमा, ज़्यादातर जो केसेस देखे जाते हैं वो कौन सा कैंसर होता है, सर्विक्स कैंसर, ठीक है ना। कार्सिनोमा इन सर्विक्स इज मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी ब्लीडिंग होती है उसका कारण कैंसर है तो ज़्यादातर केसेज में सर्वाइकल कैंसर ही निकलता है, ठीक है। द कंडीशन प्रेजेंट्स विद वेजाइनल ब्लीडिंग एंड इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज, ब्लीडिंग भी होगी और एक्स्ट्रा डिस्चार्ज भी होगा उसके लिए, है ना, म्यूकस वगैरह खूब सारी आएंगी, है ना। ऑन स्पेकुलम एग्जामिनेशन, जब हम स्पेकुलम से वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो जो सर्विक्स की अपीयरेंस है उससे थोड़ा सा सस्पिशन हो जाता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ सी होती है काफ़ी, पता लग जाता है कि इसको कैंसर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बाकी के आगे प्रोसीजर करेंगे, बायोप्सी तो इसमें करनी ही करनी है, ठीक है ना। कार्सिनोमा सर्विक्स इज डायग्नोज फॉलोइंग कोल्पोस्कोपी, कोल्पोस्कोपी से वहाँ से हम बायोप्सी का उसका पीस लेंगे
जैसे इस प्रकार का ग्रोथ है, इसका टुकड़ा लेंगे और जांच करवाएंगे, सर्वाइकल बायोप्सी इसको कहेंगे। वैसे एक टेस्ट और होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए, उसको क्या बोलते हैं, पैप स्मीयर, है ना। बट इस केस में पैप स्मीयर नहीं लेते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। इसमें यदि हमें जांच करवानी है प्रेगनेंसी के दौरान तो हम क्या करेंगे, बायोप्सी ही लेंगे। नॉर्मली यदि हम कैंसर के लिए डिटेक्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पैप स्मीयर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, द पैप स्मीयर इज रूटीनली नॉट कैरिड आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, ट्रीटमेंट भी हम कुछ समय के लिए इसमें अवॉइड करते हैं। पता लग गया, अलर्ट हो गया है, तो पेशेंट और उसकी फैमिली को पूरी एक काउंसलिंग देंगे, समझाएंगे, बट प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना, एडवांस स्टेज में, ठीक है। कि अगर प्रेगनेंसी चल रही है, बाद में पता लगा 2-3 महीने बचे हुए हैं तो वेट करेंगे, है ना, प्रेगनेंसी के बाद ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। बट अगेन इसमें कई कंडीशंस होती हैं कि डिपेंड करता है कि एक तो गस्टेशन का स्टेज कौन सा है, ठीक है ना, कितने महीने की प्रेगनेंसी है, और दूसरा कैंसर का स्टेज कौन सा है, ठीक है ना। अर्ली कैंसर का स्टेज है और लेट प्रेगनेंसी का स्टेज है तो हम अवॉइड करेंगे, प्रेगनेंसी डिलीवरी होने देंगे। बट उल्टा है, कैंसर का स्टेज एडवांस है और प्रेगनेंसी अर्ली है तो फिर हम एबॉर्शन करवा के और पहले कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे। फॉर कार्सिनोमा इन द अर्ली स्टेजेस ट्रीटमेंट मे बी डिलेड अंटिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, वेयर इज इफ द डिजीज इज मोर एडवांस्ड देन एंड द डायग्नोसिस मेड इन अर्ली प्रेगनेंसी, देन आपका उसका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे मेडिकल और कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। क्लियर। उसके बाद कैंसर के बाद जो हमारा ज़्यादातर केसेस देखे जाते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का, इवन थोड़ा सा एडवांस में भी देख सकते हैं एबॉर्शंस, ठीक है। तो ये भी वेजाइनल ब्लीडिंग का एक कारण बनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी टाइप की ब्लीडिंग हो, बिना जांच के तो पता नहीं लगेगा। तो लेडी को ये समझाना है कि अगर प्रेगनेंसी में किसी भी टाइप की ब्लीडिंग हो तो जांच करवानी ज़रूरी है, क्योंकि वो हो सकता है नॉर्मल वाले हों जो अपन ने पहले पढ़े, और या हो सकता है वो एबॉर्शन हो गया हो, ठीक है ना। जांच करवानी ज़रूरी है। द टर्म मिस कैरिज, आजकल जो लेटेस्ट टर्म है वो मिस कैरिज है। पुराने टाइम में हम एबॉर्शन यूज़ करते थे, बट अगेन एग्ज़ाम में दोनों आ सकता है, एबॉर्शन भी आ सकता है, मिस कैरिज भी आ सकता है, तो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना। तो द टर्म मिस कैरिज और एबॉर्शन इज यूज टू डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी लॉस। स्पॉन्टेनियस अगेन वही है, अपने आप पता ही नहीं चला कैसे हो गया, है ना, बिना किसी कारण के प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। जो एम्ब्रियो एम्बेड हुआ था वो वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है ना, उसको हम इनिशियली तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कहते हैं ना, पूरा एम्ब्रियो नहीं कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अप टू 20 वीक्स, 20 वीक तक अगर है तो वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है और वो निकल सकता है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकता है। तो उसमें भी सबसे पहले पता कैसे चलेगा, ब्लीडिंग का। इनिशियली ब्लीडिंग होती है, बाद में पेन एब्डोमेन भी हो सकता है, ठीक है। ए मिसकैरेज इज सीन एज द लॉस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ 24 वीक्स। अप टू 24 वीक्स हम उसको ले सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी लॉस वर्ड यूज करते हैं यदि 12 वीक से पहले वो ब्लीडिंग हो जाती है, एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है ना, तो वो अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होगा और मिस कैरिज होगा 24 वीक तक, है ना, 12 से 24 तक। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इज ऑल्सो ए लीडिंग कॉज ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, ठीक है ना। अब जो ये स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होते हैं ये 2-3 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक तो पहले थ्रेटेंड एबॉर्शन आता है, सबसे मेन कॉज है ना। थ्रेटेंड एबॉर्शन क्या होगा, थ्रेटेंड का मतलब क्या होता है, डराना, धमकाना, है ना, थ्रेट करना। तो मतलब इसने आपको डराया है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि कंप्लीट मिसकैरेज हो गया हो, बट एक झटका दिया है कि अरे जल्दी जांच कराओ, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, थ्रेटेंड एबॉर्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो उसमें एक होप होती है कि हो सकता है अलाइव हो बच्चा, पूरा फीटस जो है वो नहीं हुआ हो, थोड़ी सी किसी भी कारण से ब्लीडिंग हो गई हो, दैट इज नोन एज थ्रेटेंड एबॉर्शन, ठीक है ना। थ्रेटेंड एबॉर्शन अकर वेयर द वेजाइनल ब्लीडिंग इज इन अर्ली प्रेगनेंसी, ज़्यादातर अर्ली प्रेगनेंसी में देखा जाता है, और मे नॉट बी अकॉम्पनीड बाय एब्डोमिनल पेन, इसमें एब्डोमिनल पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सर्वाइकल ओस रिमेन क्लोज्ड, ठीक है ना, जो ओस है सर्विक्स वो क्लोज होगा, इसका मतलब बच्चा हो सकता है अंदर सेफ हो, ठीक है।
एंड इन अबाउट 80% ऑफ वुमेन प्रेजेंटिंग विद दिस सिम्टम ए वायबल प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू। ठीक है ना, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी, बच्चा सेफ रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो इनिशियली जैसे इस प्रकार की ब्लीडिंग होती है तो जैसे ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं सबसे पहले वो ओरिफाइस देखते हैं, पीवी एग्जामिनेशन करते हैं। अगर ओएस जो ओस क्लोज्ड है, सर्विस क्लोज्ड है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी सही चल रही होगी। ठीक है ना। अगर ओस खुला है तो इसका मतलब प्रॉपर एबॉर्शन हो गया है। ठीक है ना? तो वो हमें जांच करवाने के बाद ही पता लगेगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज रिटेन, दिस टर्म इज नोन एज इनकम्प्लीट मिसकैरेज। दूसरा वर्ड एक है, जैसे एक थ्रेटेंड मिसकैरेज हो गया, एक वर्ड यूज करते हैं इनकम्प्लीट मिसकैरेज। इनकम्प्लीट मिसकैरेज में क्या होगा, मिसकैरेज तो हो गया है, वायबल प्रेगनेंसी नहीं है, बट जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था वो पूरा आउट नहीं हुआ, कुछ पीसेज उसके अंदर रह गए। ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट मिसकैरेज या एबॉर्शन कहेंगे। ये एक थोड़ी खतरनाक पोजीशन हो जाती है। अगर कंप्लीट बाहर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मदर को तो एटलीस्ट कोई रिस्क नहीं है, बट इनकम्प्लीट है, पार्ट अंदर है, तो प्रॉब्लम है। क्यों किस चीज़ की प्रॉब्लम होगी, इन्फेक्शन, क्योंकि वो प्रोडक्ट अंदर रहेगा तो फॉरेन बॉडी माना जाएगा और उसमें इन्फेक्शन फिर हो सकता है। इन्फेक्शन इज द रिस्क विद इनकम्प्लीट मिसकैरेज। ठीक है। एंड द थेरेप्यूटिक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी पड़ेगी, डीएनसी करनी पड़ेगी उसकी कंप्लीट, और कुछ मेडिसिन वगैरह भी देनी पड़ेगी, तब जाके काम सही होगा। द साइन एंड सिम्टम ऑफ मिसकैरेज आर प्रेजेंट अकॉम्पनीड बाय यूटेराइन टेंडरनेस, ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज एंड पायरेक्सिया। हाँ, बच सकता है तो इसीलिए तो थ्रेटेंड बोला है, पूरा मिसकैरेज नहीं है, थ्रेटेंड है, मतलब रिस्क है, हो सकता है हो गया हो। ठीक है ना। तो उसमें उसका नाम होगा थ्रेटेंड मिसकैरेज। कंप्लीट मिसकैरेज या इनकम्प्लीट मिसकैरेज उसके लिए हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो थ्रेटेंड एबॉर्शन या थ्रेटेंड में सिर्फ एक रिस्क है, बट हम जांच करवाते हैं, ओस क्लोज्ड है, फिर हम क्या करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, बच्चा सही चल रहा है। अच्छा, अब अगर मान लो जैसे इनिशियली मैंने आपको बताया कि उसके ब्लीडिंग होगी और पेन एब्डोमेन हो सकता है, तो वो क्या है कि एबॉर्शन हो गया है बट कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। और ज़्यादा कोई हायर साइन सिम्टम नहीं होंगे। ठीक है। ओएस ओपन है तो कंप्लीट एबॉर्शन हो गया, बट ओएस ओपन है, डॉक्टर ने देखा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है, घर भेज दिया, बाद में घर जाके उसको यूट्राइन टेंडरनेस हो गई, हाथ लगाती भयंकर पेन, ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, बदबूदार, और बुखार आ गई, तो क्या होगा, तो क्या मानना चाहिए कि जो एबॉर्शन हुआ था वो इनकम्प्लीट था और अब वो इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है ना। तो फिर से जाके डीएनसी वगैरह कंप्लीट करवानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये साइन सिम्टम उसके होंगे कंप्लीट के और इनकम्प्लीट के। किसका, एबॉर्शन में ब्लीडिंग तो बेटा डिपेंड करता है कि वो जो प्रोडक्ट था वो कितना बड़ा था। प्रोडक्ट ऑफ कंसेशन अगर छोटा है तो ब्लीडिंग कम होगी। ठीक है ना, 2-3 दिन होगी और गांठ सी निकल जाएगी। बट अगर साइज बड़ा है और जो प्लेसेंटा है उसमें फुल ब्लीडिंग ब्लड है, वहाँ से कई दिन तक भी ब्लीडिंग हो सकती है। इतनी हो सकती है कि पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। ठीक है। तो डिपेंड करता है प्रेगनेंसी कितने टाइम की है, टाइप ऑफ एबॉर्शन क्या है, उन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसीलिए मान के चलते हैं कि थोड़ी सी भी अगर ब्लीडिंग हुई हो तो मान के चलना है कि जांच करवानी है, किसी भी टाइप का एबॉर्शन हो सकता है। ठीक है ना। प्रेगनेंसी में नो ब्लीडिंग मानना। ठीक है ना। तब इसे तो सेम कंडीशन आएगी। अगर मान लो, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि जो इमरजेंसी पिल है उसको इमरजेंसी ही मानना चाहिए, रूटीनली नहीं मानना चाहिए, है ना। उसमें बार बार आदत ही पड़ जाए कि प्रेगनेंसी हुई, मेडिसिन ले ली इमरजेंसी वाली, तो उसमें रिस्क क्या होगा कि कई बार इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो जाता है। वो जो मेडिसिन से पूरा नहीं आता है, अंदर रह जाता है, फिर सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, इवन सेप्टिसीमिया में भी पेशेंट जा सकता है। ठीक है। तो इसलिए बेस्ट ये रहता है कि सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज़ हो और नॉर्मल
अगर प्लान एबॉर्शन है तो प्रॉपर डीएनसी जाके करवाएं, ठीक है ना, वो सेफ रहती है। नेक्स्ट आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें भी ब्लीडिंग होने की संभावना है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज द कंडीशन वेयर फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्रस, ठीक है ना, प्रॉपर उसका जो इम्प्लांटेशन का स्पेस जगह कहाँ है? इन द यूट्रस। बट यदि वो आउटसाइड यूट्रस हो जाए किसी कारण से तो उस केस को हम क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये भी काफ़ी कॉमन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ होता है कि जैसे ही फर्टिलाइज हुआ वो आगे बढ़ना ही बंद हो गया, वहीं है, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब में ही, और वहाँ हो गया इम्प्लांट। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा इवन वो बैक जाके एब्डोमिनल कैविटी में कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है, ठीक है ना, तो वो थोड़ी ज़्यादा रिस्की एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, बट वो रेयर है। ज़्यादातर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फैलोपियन ट्यूब में ही वो आता है, ठीक है। अदरवाइज ओवरी साइड में भी जा सकता है, एब्डोमिनल कैविटी में भी जा सकता है, ठीक है ना, कहीं भी वो हो सकता है। डेवलप होता रहता है कब तक? जब तक कि बाकी ऑर्गन्स को टीयर ना कर दे। अगर टीयर करेगा तो वो भी जाएगा, वुमेन की हेल्थ को भी प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग सीवियर हो जाएगी, ठीक है ना। रेयर, बहुत ही कम चांस है। अगर सफिशिएंट उसको पूरे एब्डोमिनल कैविटी में आ गया है और वहाँ प्रॉपरली डेवलप हो रहा है तो कुछ चांस बन सकते हैं, बट 99% जाएगा, बचेगा। पहले पता है, अगर देखो पेन अलग टाइप का होता है इसका, तो अगर वुमेन थोड़ी सी इंटेलिजेंट है, एक्सपीरियंस है, सेकंड थर्ड बेबी है, तो पता लग जाएगा कि ये प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। या फिर अल्ट्रासाउंड, इसीलिए कहते हैं ना फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम ही अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उससे 2-3 फायदे हैं। एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लग जाएगा, दूसरा यदि कॉन्जेनाइटल एनोमलीज हैं तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है, ठीक है ना। पुराने टाइम में इसीलिए डेथ होती थी, एमएमआर ज़्यादा था, आईएमआर ज़्यादा था, स्टिल बर्थ ज़्यादा थी, क्योंकि कोई अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं थी। किस्मत अच्छी है तो बच गए दोनों, नहीं तो चले जाते हैं ना। तो इसलिए अगर मान लो पता लग जाए, अर्ली रजिस्ट्रेशन हो और अल्ट्रासाउंड वगैरह जांच हो जाए, पता लगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो तुरंत ट्रीटमेंट करें, ठीक है ना। अच्छा, ओफन इट इज़ विद इन द फैलोपियन ट्यूब। ज़्यादातर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में होती है। इम्प्लांटेशन कैन अकर विद इन द एब्डोमिनल कैविटी, कहीं भी हो सकता है, ओवरी में हो सकता है, सर्वाइकल कैनाल में भी हो सकता है, इवन बाहर आउटसाइड आके भी हो सकता है। पूरा रास्ता इसने यूट्रस का क्रॉस कर लिया और सर्विक्स पे आके वो इम्प्लांट हो गया, वहाँ भी एक्टोपिक ही माना जाएगा। द इंसिडेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज 11 पर 1000 प्रेगनेंसीज, ठीक है ना। चांसेस काफ़ी हाई है, ऐसा नहीं कम होते हैं, है ना। अब ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर जो ट्यूबल है यहाँ पर ये इम्प्लांट हो रखा है, ठीक है ना। तो जैसे ये बढ़ेगा बाद में ये इसको टीयर करेगा और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज प्रेजेंट विद वेजाइनल ब्लीडिंग एंड सडन ऑनसेट ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन। इसमें पेन मस्ट है, क्लियर पता लग जाएगा। ब्लीडिंग के साथ सीवियर पेन है तो इसका मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हुई है, ठीक है ना, ये मानना चाहिए। विच इनिशियली वन साइडेड बट स्प्रेड एज द ब्लड एंटर इन द पेरिटोनियल कैविटी। अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ब्लड चला गया है, वहाँ पर भर रहा है, तो पूरी पेट में पेन होगा। अदरवाइज यूनिलेटरल होगा, क्योंकि इस साइड ये फैलोपियन ट्यूब में है तो इधर पेन होगा, इस साइड में है तो इधर पेन होगा। बट जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो पूरा एब्डोमेन टेंडर हो जाएगा, है ना। एंड दिस पेन मे बी रेफर टू शोल्डर टिप, ठीक है ना, क्योंकि जब वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि डायाफ्राम को टच करेगा, इरिटेट करेगा, तो यहाँ तक रेफर्ड पेन भी जाएगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है इस समय। अब ये जो इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी, तो इसका जो वैसे एक जनरल जो चीज़ है वो तो यही है कि आपका ब्लीडिंग हुई है, पर वेजाइनल मैनेज कैसे करना है वो एक अलग से किसी एक के साथ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अलग भी पूछ सकते हैं। तो नॉर्मली ये जितने भी केसेस हैं ये सब बड़े टॉपिक भी हैं, तो इनको डिटेल में उन टॉपिक्स के साथ स्टडी करेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम अलग से भी पढ़ेंगे, सर्वाइकल कैंसर अलग से पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट चलेगा अपना, उसमें पढ़ेंगे। वैसे अगर होता है तो मैनेजमेंट, एक तो हम ये लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी डिपेंड अपॉन द कॉज, ठीक है ना। कॉज क्या है उसी के ऊपर मैनेजमेंट डिपेंड करेगा, ठीक है ना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट अलग होगा, सर्वाइकल पॉलिप है उसका मैनेजमेंट अलग होगा, मेडिकली, है ना। तो डिपेंड करेगा कि क्या कॉज है। एज वी हैव डिस्कस द कॉजेज, तो इसका जो
डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट सब हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा नर्सिंग केयर थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि नर्सिंग केयर तो मोस्टली ब्लीडिंग में लगभग सेम चलती है डिपेंडिंग अपॉन साइन एंड सिम्टम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही पेशेंट आएगा हॉस्पिटल में वेजाइनल ब्लीडिंग करके, तो सबसे पहले हम एयरवे मेंटेन करेंगे। यदि सांस लेने में उसको दिक्कत है तो ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सब चेक करेंगे, वाइटल साइन चेक कर लेंगे। असेसमेंट एंड रिकॉर्डिंग और वाइटल साइन फ्रीक्वेंटली बार बार करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसका अभी कॉज क्या है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो कंटिन्यू मॉनिटर करना है। पता नहीं इतनी ब्लीडिंग इंटरनल हो जाए कि शॉक में चला जाए पेशेंट। तो वाइटल्स मॉनिटरिंग एंड जर्नल कंडीशन मॉनिटरिंग आपकी कंटिन्यू चलनी चाहिए। एस्टिमेट एंड डॉक्यूमेंट द अमाउंट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है ना। वेजाइनल ब्लीडिंग को डॉक्यूमेंटेड करेंगे। कैसे करते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग को डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे कि कितनी वेजाइनल ब्लीडिंग हुई है? पैड काउंट करना, ठीक है ना। तो पैड तो लगा के रखेंगे, जब हॉस्पिटल में आ गए तो पैड लगा के रखेंगे। फिर जितने भी वो होंगे उनको काउंट करेंगे, फुल्ली है या पार्शियल है, और उनको लिख देंगे, है ना। तो उससे पता लगेगा कि कितना अमाउंट अप्रोक्सीमेटली लॉस हुआ होगा, है ना। कीप वुमेन ऑन बेड रेस्ट पे रखेंगे एंड प्रोवाइड काम एनवायरनमेंट, ठीक है ना, क्योंकि हमें कॉज अभी तक पता नहीं है, ठीक है ना। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तब अलग बात है। एस्टेब्लिश आईवी लाइन फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड पॉसिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आईवी लाइन तो आप जाते ही लगा देंगे, क्योंकि कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। आईवी फ्लूइड उसको देना ही देना है। प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी प्रोसीजर लाइक डीएनसी, लेप्रोटमी इन केसेज ऑफ इक्टोपिक रप्चर, ठीक है। प्लान करके रखेंगे इमरजेंसी सर्जरी के लिए, क्योंकि अगर इक्टोपिक रप्चर हुआ है तो इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी, है ना। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड, जैसे डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा वो देते रहेंगे। जैसे एनाल्जेसिक्स देंगे पेन किलर के पेन के लिए, एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे यदि मदर RH नेगेटिव है तो, ठीक है। तो जो लेडी RH नेगेटिव होगी उसको इम्यूनोग्लोबिन D जो है वो देंगे, ठीक है ना। इसके बारे में भी एक अलग डिटेल चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे कि क्यों ज़रूरी है और ये क्या होता है। इसका क्वेश्चन अलग से आता है, RH फैक्टर इनसफिशिएंसी या इनकम्पिटेंसी, ठीक है ना। इस नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हम अलग स्टडी करेंगे। हाँ, ये हम वही तो बता रहा हूँ कि एक कौन सा RH वाला, ये वाली, हाँ कि हम प्रिपेयर करके रखेंगे इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में हमें करना पड़ सकता है लेप्रोटमी, यदि इक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई है तो, और अगर नहीं है तो अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ तो डीएनसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारे प्रोसीजर इमरजेंसी होते हैं इस केसेज में, वेजाइनल ब्लीडिंग में। तो उसके लिए हम पहले से रेडी रहेंगे, ओटी वालों को बता के रखेंगे कि हमारे पास केस है, कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं कि प्रिपेयर करके एडवांस में रखना, है ना। और RH इनकम्पिटेंसी आपको वैसे डिटेल में एक अलग चैप्टर है, वो हम करवाएंगे। लेप्रोटोमी होती है कि हमें एक्चुअल प्रोसीजर नहीं पता कि अंदर क्या करना है, बट एब्डोमन को कट करके एक्सप्लोर करना कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, उस प्रोसीजर को हम लेप्रोटोमी कहते हैं। वो किसी के लिए भी कर सकते हैं, गायनी में भी लेप्रोटोमी होती है, अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें भी लेप्रोटोमी हो सकती है, अगर आपकी अपेंडिक्स टीयर हो गई है तो उसमें भी लेप्रोटोमी हो सकती है। तो एब्डोमन को काटना लेप्रोटोमी कहलाएगा, ठीक है ना। डीएनसी, हाँ, डायलेशन एंड ट्यूरेशन, जो डीएनसी करते हैं ना, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको हम डीएनसी बोलते हैं, MTP, ठीक है ना। डीएनसी डायलेटेशन मतलब सर्विस को डायलेट किया हमने आर्टिफिशियली और उसको ट्यूरेट किया, है ना, तो उसको हम कहते हैं D&C। वैसे हम मेडिकली सजेस्ट नहीं करते हैं, मेडिकली हम MTP के लिए सजेस्ट करते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर D&C ही हो। हाँ, इसमें तो बेटा यही करते हैं कि जो फर्स्ट जो एज ए इमरजेंसी ही उसको यूज़ करते हैं, कि जैसे मान लो अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया और कर लिया, ठीक है ना, तो आप पिल लेकर उसको कर सकते हैं। बट आफ्टर एम्डेशन इम्प्लांटेशन रिस्क ही मानते हैं, तो कोई भी डॉक्टर आपको मेडिसिन लेने की किसी भी टाइम पे सलाह नहीं देगा, ठीक है ना।
जो भी देते हैं वो वैसे अनऑफिशियली दे देते हैं कि चलो ले लो वो निकल जाएगा, क्योंकि मेडिसिन तो वो सेम ही है, बट ज़्यादातर केसेज में उसमें इनकम्प्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए रिस्क नहीं लेनी चाहिए, जाना ही चाहिए, है ना। बहुत केसेज में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, इवन बाद में ले ली मेडिसिन, पता लगे कि अनकॉन्शियस हो गई, घर पे ही जाके फिर दोबारा डीएनसी करानी है, तो इससे बढ़िया है प्रॉपर डीएनसी करो, है ना। इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी पिल का नाम इमरजेंसी पिल है, एबॉर्शन पिल नहीं है, ये समझाना है आम जनता को, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करेंगे, कंटिन्यू मॉनिटर करते रहेंगे, इमोशनल रेस्पॉन्स को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते रहेंगे, एजुकेट करेंगे वुमेन एंड फैमिली को रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोअप, कि फॉलोअप इसमें ज़रूरी है, पॉसिबल आउटकम वो भी बताएंगे कि कंटिन्यूसली जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू भी हो सकती है, मिसकैरेज भी हो सकता है, या इक्टोपिक भी हो सकता है, वो सब उसको बता के रखेंगे। और वार्निंग साइन बता देंगे कि यदि इंक्रीज ब्लीडिंग हो, सीवियर पेन हो, फेंटिंग हो, फीवर हो जाए तो रिस्क है, ठीक है ना। तो ये सारा हम बता के, ओके, थैंक यू। My student support system. Keep watching, keep learning.